नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी उक्रप्रवादा ने बहुत बड़ा दावा किया है। इस न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने अपने देश के एक वार्ताकार डेनिस किरीव को मार डाला है। डेनिस किरीव रूस और यूक्रेन के बीच हुई 2 दौर की बातचीत में भी शामिल थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दगाबाजी के संदेह में यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने डेनिस किरीव को मार डाला है। तो ये बड़ा दावा है न्यूज एजेंसी का। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी ने यह बड़ा दावा करते हुए यूक्रेन के सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि अपने ही देश के एक वार्ताकार की हत्या की है यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेनिस किरीव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन्हीं की हत्या का आरोप एक न्यूज एजेंसी के जरिए लगाया गया है। कहा यह गया कि इन पर शक था दगाबाजी का, जिसके चलते सीक्रेट एजेंसी यूक्रेन की उन्होंने हत्या कर दी है। यूक्रेन ने अपने ही वार्ताकार, जिनका नाम डेनिस किरीव बताया जा रहा है, हत्या का आरोप लगा है। यह बड़ा दावा न्यूज एजेंसी का, जो कि यूक्रेन की ही न्यूज एजेंसी है, और यूक्रेन पर ही आरोप लगा है कि अपने ही वार्ताकार को इस संदेह में कि डेनिस की तरफ से दगाबाजी की गई और इसी के आधार पर हत्या कर दी गई। तो एक बड़ी खबर आपको युद्धभूमि से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बातचीत की कोशिश भी लगातार हो रही है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से दोनों देश के बीच एक समाधान का रास्ता निकाला जा सके, ये युद्ध बंद हो। हालांकि अभी उस दिशा में बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि डेनिस किरीव, जो कि वार्ताकार हैं यूक्रेन के, उन दोनों दौर की बातचीत में डेनिस किरीव शामिल भी थे, जिनकी हत्या करने का दावा यूक्रेनी एजेंसी उक्रप्रवादा की तरफ से लगाया गया है। ये बड़ा दावा किया गया है कि डेनिस किरीव देश से दगाबाजी का शक उन पर था, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इस खबर पर आगे भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। इमारतें जिनमें कभी किलकारियां गूंजती थी, वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कीव से लेकर खार्किव और चेरनिहिव से लेकर सुमी तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 8 तस्वीरों के जरिए आप इन 10 दिनों के हालात देख रहे हैं। 10 दिनों से ये युद्ध बदस्तूर जारी है। कोशिशें भले ही हो रही हों, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। भारी गोलाबारी की तस्वीरें और वहां से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, सड़कों पर टैंक हैं, लोग परेशान हैं और अब अपना ही देश छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और बम गोलों की आवाज से धरती यूक्रेन की इस वक्त दहल रही है। जगह जगह युद्ध का विरोध भी हो रहा है। और देखिए, और भी जगहों की आपके सामने तस्वीर है। आपको धुएं का गुबार आसमान तक उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। शहर के शहर जो कि पूरे अब खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। आम लोग अपने घरों को छोड़कर अब दूसरी सुरक्षित जगहों का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉर जोन से एक और खबर आ रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर पलटवार शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देखिए, खार्किव में यूक्रेनी सेना ने पलटवार करना शुरू कर दिया है रूसी सेना पर, क्योंकि खार्किव में रूस ने जिस तरीके से रूस के सैनिकों ने यहां पर तबाही मचाई, यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि लगातार गोलाबारी हो रही है, निशाना बनाया जा रहा है, तो उसी का जवाब, उसी का पलटवार अब यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। खार्किव में दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का और खार्किव को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश लगातार रूस के सैनिक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से यूक्रेन पूरे तरीके से यहां पर पलटवार की कार्रवाई कर रहा है। तो तबाही यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त जबरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि ये युद्ध 10 दिनों से जारी है। और देखिए, इस बीच बातचीत की पहल शुरू हुई है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि तीसरे दौर की बातचीत के लिए रूस तैयार है। तो यूक्रेन से तीसरे दौर की बातचीत के लिए रूस तैयार हो गया है। इस युद्ध को रोकने की कोशिश बातचीत के जरिए हो, इसी के तहत इसे शुरू किया गया। 2 दौर की बातचीत जरूर हुई, लेकिन अभी तक वो बेनतीजा रही है।
तीसरे दौर के लिए अब फिर से एक बार कोशिश होगी कि बातचीत की टेबल पर बैठकर दोनों ही देशों के प्रतिनिधि कोई समाधान ढूंढ सकें या उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके कि युद्ध रोका जा सके। तो तीसरे दौर की बैठक के लिए, बातचीत के लिए रूस ने अपनी तरफ से सहमति जता दी है। बड़ी खबर है इस वक्त, शांति वार्ता इस युद्ध को रोकने की कोशिशें पुरजोर तरीके से हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि ये युद्ध रुके। दोनों देशों के बीच जो 10 दिनों से ये टकराव है, ये युद्ध है, वो बातचीत के जरिए किसी तरीके से खत्म किया जा सके। इसी के लिए अगले दौर की बातचीत यानी तीसरे दौर की बातचीत हो, रूस इसके लिए तैयार हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, यूक्रेन से तीसरे दौर की बातचीत के लिए रूस तैयार है। और देखिए, रूस जिस तरह से हमला कर रहा है, यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के सामने किस तरह से आ रहे हैं, उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी हैं, एक बार फिर से आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उस टकराव की तस्वीर है जो रूसी सैनिक और दूसरी तरफ यूक्रेन की आम जनता के बीच टकराव हो रहा है। यहाँ पर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, रूसी सैनिकों को यहाँ से वापस जाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं, जब टैंक के सामने, बख्तरबंद गाड़ियों के सामने इसी तरीके से यूक्रेन के लोग उन्हें धकेलते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें हैं कि कैसे ये लोग विरोध में सड़कों पर खुद उतर आए हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, और कह रहे हैं कि यहाँ से पीछे अपने देश वापस लौटो। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए खास मेहमान कर्नल दानवीर स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही ग्राउंड जीरो चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अब यूक्रेन की जनता भी सड़कों पर उतर गई है। पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं। तीसरे दौर की बातचीत में के लिए रूस तैयार भी हो गया है। बिल्कुल शिरीन, तीसरे दौर की बातचीत के लिए रूस तैयार हुआ है। साथ ही उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि फिलहाल मारियापोल का इलाका जो है या वेलानोखा का इलाका जो है, वहां पर सीज फायर किया जाएगा और एक जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की या एक सेफ कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, उस सेफ कॉरिडोर को बनाया जाएगा ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो वहां तक पहुंच सके। लेकिन ये जो तस्वीरें खैरसौन के इलाके से आई हैं, अब से कुछ देर पहले मैं जिस जगह पर हूँ, हम भी एक स्टोरी करने के लिए यहाँ पर आए थे कि किस तरीके से पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो इस समय यूक्रेन की वो वॉलंटियर्स का केंद्र बन चुकी हैं। किस तरीके से कैमोफ्लेज नेट बनाए जा रहे हैं, कोई जो है फूड प्रोडक्शन कर रहा है, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े किस तरीके से इस मैदान जंग के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, जबकि जो देश के युवा हैं, खास तौर पर जो पुरुष हैं, वो युद्ध के मोर्चे पर जाने के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, अपना नाम लिखा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग हथियार ले रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोगों, क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव किया है और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वेपन देने के लिए रखने की इजाजत को लिबर्टी दी है, और इसके बाद भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, लोग हथियार भी अपने पास जमा कर रहे हैं। लेकिन ये एक पीपल्स रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, और ये एक यूक्रेन की आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई है फिलहाल। तो ऐसे में लोगों के बीच में इस चीज की जो भावना है वो साफ नजर आती है कि किस तरीके से इस रूसी आक्रमण या रूसी जो सैन्य कार्रवाई है उसके खिलाफ खड़ा होना है, और उसमें लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके के कॉल भी दिए जा रहे हैं, चाहे मोल्टोवा बॉम्ब से रास्ता रोकने की बात हो या टैंकों के आगे खड़े हो जाने की बात हो। जी श्री, बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। लेकिन इसी बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे कुछ और सहयोगियों का अब हम रुख कर लेते हैं, बुडापेस्ट चलते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा, प्रफुल्ल हमारे साथ है वहां से। प्रफुल्ल, बुडापेस्ट से आपके पास फिलहाल क्या ताजा जानकारी और है? देखिए, बुडापेस्ट से आज कुल 7 उड़ानें भरी जाएंगी जो कि भारत जाएंगे और उनमें भारतीय बच्चों को ले जाया जाएगा। इस समय हम बुडापेस्ट के टर्मिनल 1 पर है मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। जो छात्र अलग अलग जगह से आए थे, उद्रोज से, खार्किव की, इन जगहों से यहाँ पहुंचे थे हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके, उन्हें बुडापेस्ट के इस टर्मिनल 1 से जो है अब आगे ले भारत ले जाया जाएगा और ये बोर्डिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये टर्मिनल 1 है जो कि खास तौर पर इस समय सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इन बच्चों की यहाँ पर बोर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ बोर्डिंग करके इनको आगे ले जाया जाएगा और इस समय कुल 7 उड़ानें
आज भरी जाएंगी यहाँ से भारत के लिए। तो ये सभी बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों से, यूक्रेन के कुछ ग्रोथ से हैं, कुछ खार्किव से हैं, कुछ कीव से हैं, कुछ अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हैं और इनको यहाँ से ले जाने के लिए प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर इंडिगो की एक उड़ान है, उसके जरिए उनको भेजा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर बोर्डिंग की जा रही है। तो बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये टर्मिनल 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए, खास करके भारतीय छात्र जितने हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ पर से करीब 2000 से ज्यादा छात्रों को यहाँ से भेजा गया है और आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि 1400 के करीब छात्र जो है वो यहाँ से उड़ान भरेंगे भारत के लिए, जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। और इस टर्मिनल में यहाँ पर जहाँ पर ये बोर्डिंग हो रही है उसकी दूसरी तरफ भी वहाँ पर भी भारतीय छात्र हैं। अलग अलग समय पे इन लोगों को यहाँ लाया जाएगा। ठीक है प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे। तो युद्ध की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। यह सच है कि 2014 से पहले प्रदेश की राजनीति को भी और देश की राजनीति को भी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजित कर दिया था और इस उधेड़बुन में मूल बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता था। पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े गए और भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए उस समय इलेक्शन के एजेंडे को जो धार उन्होंने दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लोगों को लगता था कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी और सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का, देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित, दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला है। ये सच है 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया
जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2004 से लेके 2003 से लेके 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। तो अब से थोड़ी ही देर पहले यूक्रेन की न्यूज एजेंसी उक्र ने बहुत बड़ा दावा किया है। इस न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने अपने देश के एक वार्ताकार, जिनका नाम डेनिस किरीव बताया जा रहा है, उन्हें मार डाला है। डेनिस किरीव रूस और यूक्रेन के बीच हुई 2 दौर की बातचीत में भी शामिल थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दगाबाजी के शक में यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने डेनिस किरीव को मार डाला है। इस पर अब यूक्रेन के एक सांसद का बयान भी सामने आया। यूक्रेन के सांसद ने कहा कि डेनिस किरीव कैसे वार्ता में शामिल हो गए थे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डेनिस किरीव पर पुतिन के लिए काम करने का शक था। बड़ी खबर है इस वक्त की ये, और इस खबर से जुड़ा एक और अपडेट, जिस तरह से अब इसमें यूक्रेन के ही एक सांसद का बयान सामने आया और उन्होंने इस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि डेनिस किरीव आखिर कैसे वार्ता में शामिल हो गए थे। ये यहां पर बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि डेनिस किरीव पर पुतिन के लिए काम करने का शक था। कर्नल दानवीर हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल दानवीर, एक तो वार्ताकार की हत्या अपने आप में बड़ा सवाल, उस पर सांसद का ये बयान यूक्रेन के। अब देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है और क्यों मारा गया, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर ये सारी चीज़ें बड़े एक तरीके से
पेंट करी जाती हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, कैसे उनको अपने पक्ष में किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये पूरा ये जो फॉग ऑफ वॉर है, इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। फॉग ऑफ वॉर के अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें आपने देखा कि एक तरीके से ये एक एट्रॉसिटी हुई है, ना इनके ऊपर ट्रायल चला, ना कोई और कोई कार्रवाई हुई, लीगल कोई एक्शन नहीं हुआ और सीधा के सीधा इनको सममेरली एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये एक तरीके से ये भी बताता है कि यूक्रेन किस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो यूक्रेन कोई शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। ये भी इस चीज़ से अंडरलाइन होता है। बिल्कुल, और इसे लेकर जिस तरह से यहाँ पर यूक्रेन के ही सांसद हैं, उनका ये दावा भी किया जा रहा है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हत्या हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जो बातचीत चल रही है, 2 दौर की बातचीत हो चुकी, उस बातचीत में शामिल कैसे हो गए? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो पुतिन के लिए काम कर रहे थे, इन पर शक था। नहीं तो अगर वो कैसे हो गए शामिल और क्यों हो गए, ये तो पहले देखना चाहिए था ना। अगर इनको पूरी इतनी सारी जानकारी थी कि ये पुतिन के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे हो गए का क्या मतलब है, क्यों हुए, ये पूछना चाहिए। और जिन लोगों ने इनको शामिल किया उनको भी सामने खड़ा करना चाहिए। तो बेसिकली ये सब के सब पूरा का पूरा जो वाक़या जो एकदम से समझ में आ रहा है, जैसे आप बता रही हैं, ये एक तरीके से अंडर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है, व्हाट आई मीन टू से। और ये ह्यूमन राइट्स का एक वायलेशन है। आपने अगले आदमी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और सीक्रेट सर्विस से आपने उसको उड़वा दिया, गोली से उड़वा दिया। बिल्कुल, ये कई सवालों को जन्म भी देता है और साथ ही यूक्रेन पर भी सवाल यहाँ पर खड़ा होगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध में अब तक रूस के 10,000 सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ा दावा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, जिसमें वो रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए जाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो लगातार कई दावे कर चुके हैं और ये भी एक उनका बहुत बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की के अगर उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में हमने रूस के 10,000 सैनिकों को मार गिराया है। बड़ी खबर है इस वक्त की ये, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, वो रूस पर भी लगातार कई आरोप लगा रहे हैं कि रूस किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहा है, रूस कैसे उनके देश पर कब्जे के तहत आगे बढ़ रहा है। रूस कह रहा था कि हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन रेजिडेंशियल अब एरिया में भी अब लगातार बमबारी हो रही है। और एक और बड़ा दावा करते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई में अब तक 10,000 सैनिक, रूस के 10,000 सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन ने। तो यानी कि एक बड़े यहां पर नुकसान का दावा करते हुए कि रूस जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें दोनों ही तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। रूस हमला कर रहा है तो यूक्रेन की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।